नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। अगर आप बीए के 4th सेमेस्टर में हैं यानी चतुर्थ सेमेस्टर में हैं और आपका सब्जेक्ट है हिंदी, तो आपको पढ़ना होता है हिंदी अनुवाद के बारे में। अधिकतर विश्वविद्यालयों में हिंदी अनुवाद के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। और आपको बता दूं कि बहुत सारे विश्वविद्यालय का पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है, लेकिन कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनकी परीक्षा लिखित होगी। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन जिसमें आते हैं। तो आज हम महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय 10 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय के जो पेपर में पूछे गए हैं, लघु उत्तरीय के 8 क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए पिछले कई वर्षों से रिपीटेड क्वेश्चन है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात की तो 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पेपर में ऐसे ही पैटर्न आता है, 10 में से आपको 10 के 10 करने होते हैं 50 शब्दों में। लघु उत्तरीय के इनमें से 4 क्वेश्चंस करने होते हैं 150 शब्दों में, 2 घंटे की परीक्षा होती है। और दीर्घ उत्तरीय के 2 क्वेश्चंस करने होते हैं 450 शब्दों में या 500 शब्दों में। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सिस्टम होता है लिखित परीक्षाओं का। ठीक है, कॉपी में कैसे क्वेश्चंस लिखना सब कुछ बारीकी के साथ मैं बताने वाला हूं। महामैराथन महासंग्राम रिवीजन क्लास में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में 2026-27 का यह महामैराथन क्लास। इसमें अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं फंसने वाला है, सब कुछ एक ही वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा और ऐसी भाषा का प्रयोग करके, ऐसे सरल भाषा का प्रयोग करके आपको समझाऊंगा कि आपको किताब पढ़ना या आपके प्रोफेसर आपके कॉलेज में जो पढ़ाते होंगे उससे बहुत ही सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास रहेगा। तो यह आपके लिए बहुत ही जबरदस्त लेक्चर है। इससे अच्छा लेक्चर इससे पहले आज तक यूट्यूब पर मैं खुद नहीं दिया हूंगा, जिस तरीके से मैं तैयारी के साथ आया हूं आज की वीडियो के माध्यम से। एक एक चीजों को बारीकी के साथ चर्चा करने का प्रयास रहेगा। हिंदी अनुवाद के बारे में पढ़ना है, सभी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। पहला क्वेश्चन, वैसे 50 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना होता है, लेकिन इसको मैं 100 से 150 शब्द में लिख करके आपको समझाऊंगा, ताकि आपका 100 शब्द में आपको बताऊंगा तो 50 शब्द आपके दिमाग में तो बैठ ही जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज क्लास एक भी नहीं पढ़ा, कोई किताब नहीं पढ़ा, कोई सीरीज नहीं पढ़ी, कोई जरूरत भी नहीं है। आप इसको देखिए, वीडियो लेक्चर्स को, पीडीएफ को हमारे पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं फंसेगा। ठीक है, ऐसे 2-3-4 मॉडल पेपर मैं दे दूंगा बस। देखिए पहला का पहला क्वेश्चन यानी अति लघु उत्तरीय के पहला क्वेश्चन, अनुवाद क्या है उल्लेख कीजिए, या ऐसा शॉर्ट फॉर्म में पूछेगा अनुवाद क्या है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आप सभी लोग अनुवाद के बारे में जानिए, अनुवाद है क्या वास्तव में। देखिए लिखेंगे अनुवाद एक ऐसी भाषाई प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? एक प्रोसेस है, एक भाषाई प्रक्रिया है। क्या? अनुवाद। अच्छा, इसमें होता क्या है, जिसमें एक भाषा यानी जिसको आप स्रोत भाषा कहते हैं, जिस भाषा का अनुवाद करना है उस भाषा को स्रोत भाषा, जिस भाषा में अनुवाद करना है उस भाषा को लक्ष्य भाषा के नाम से जाना जाता है। ये दोनों टर्म आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर हिंदी अनुवाद में 2 भाषाएं चलेंगी, एक स्रोत भाषा जिस भाषा का अनुवाद करना होगा, एक लक्ष्य भाषा जिस भाषा में अनुवाद हो रहा होगा। जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है, अभी अभी बीच में चर्चा करेंगे हम उदाहरण के रूप में। जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है राम आम खाता है। अब इसी चीज का हम अनुवाद करते हैं, राम आम खाता है, ये है क्या बेटा? इसी को बोलेंगे स्रोत भाषा। अब स्रोत भाषा क्या है इसकी? ये हिंदी है। ठीक है, स्रोत भाषा क्या? हिंदी है। तो इस भाषा का अनुवाद हमको अंग्रेजी में करना है, तो अंग्रेजी क्या हो जाएगी हमारी? अंग्रेजी हो जाएगी लक्ष्य भाषा। अंग्रेजी कौन सी भाषा हो जाएगी बेटा? अंग्रेजी हो जाएगी लक्ष्य भाषा। यानी कि ये लक्ष्य भाषा कौन सी हो जाएगी? अंग्रेजी हो जाएगी बेटा आपकी लक्ष्य भाषा, अंग्रेजी भाषा में। तो क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे राम ईट्स मैंगो। क्या लिखेंगे? राम ईट्स मैंगो। तो ये अनुवाद हो गया हिंदी भाषा का, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हो गया। ठीक है, ये अनुवाद बेसिकली सरल उदाहरण के रूप में मैंने आपको समझाया। अच्छा, इसी को लिपि यांत्रण में अगर देखें कि लिपि यांत्रण क्या है, तो ये लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। इसका अगर लिपि यांत्रण केवल करना है, अनुवाद नहीं करना, प्रायः अनुवाद में लिपि यांत्रण हो जाता है, लेकिन मान लेते हैं इसका जो है लिपि यांत्रण या अनुवाद करना है, तो अनुवाद छोड़ दीजिए, लिपि यांत्रण करना है। तो लिपि यांत्रण एक भाषा का दूसरी भाषा में, एक लिपि का दूसरी लिपि में, या एक प्रतीक चिन्हों के से दूसरे प्रतीक चिन्ह में लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर राम आम खाता है, अनुवाद ना करके लिपियांतरण केवल करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा? इसी को अगर दूसरे लिपि में लिखेंगे, जैसे कि आप लिख सकते हैं इसको
ठीक है, क्या लिख सकते हैं, रोमन शैली में, रोमन लिपि में हम लिखेंगे राम आम खाता है। ये क्या हो गया आपका, राम आम खाता है, लिपियांतरण हो गया। ये आपकी रोमन लिपि में लिखी हुई शब्दावली है। क्या लिखा है, राम आम खाता, यही लिखा हुआ है। और ये आपका देवनागरी में प्रतीक चिन्ह, यहाँ पर आप देखें रा को इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसमें रा को आर ए लिखते हैं, इसमें रा को रा और बड़ा का मात्रा लिखते हैं। यहाँ पर माँ को इस तरीके से लिखते हैं, माँ को, और यहाँ पर माँ को यम तरीके से, इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो इस तरीके से सिस्टम आपका बना हुआ है। तो ये लिपियांतरण सब कुछ आपको समझ में आएगा। मैं एक ही चीज के साथ साथ आपके कई टॉपिक जो उससे रिलेटेड होते, जुड़े हुए होते हैं, उनको भी बताते हुए चलता हूं, तो ये आपके लिए बड़ा बेटर होता है। ठीक है, तो भैया क्या होता है, अनुवाद क्या है, एक ऐसी भाषाई प्रक्रिया है जिसमें एक भाषा, जिसको हम स्रोत भाषा कह सकते हैं, एक भाषा में लिखे गए संदेश या विचार को दूसरी भाषा, जिसको लक्ष्य भाषा कह सकते हैं, उसमें इस प्रकार बदला जाता है कि उसका अर्थ और प्रभाव मूल जैसा ही बना रहता है। यानी जो चीजें कही जा रही होती हैं स्रोत भाषा में, वही चीजें लक्ष्य भाषा में भी उसका वही अर्थ निकल रहा हो, ऐसे अंतरण को ही हम अनुवाद कहते हैं। यह केवल एक भाषा के शब्दों को दूसरी भाषा के शब्दों से बदल देना मात्र नहीं होता है कि केवल एक शब्दों को दूसरे शब्दों से बदल देते हैं, इसमें एक नियम भी काम करता है ग्रामर का। ठीक है, बल्कि यह दो भिन्न भिन्न संस्कृतियों और विचारों के बीच मेल कराने वाला एक पुल यानी एक ब्रिज का काम करता है, एक सेतु का काम करता है दोस्तों। यानी अनुवाद दो संस्कृतियों को भी जोड़ता है, दो सामाजिक संस्कृतियों को, दो भाषाओं को, दो कल्चर्स को मिलाता है। अनुवाद ऐसा होता है। आगे लिख सकते हैं आप, एक सफल अनुवाद वह माना जाता है दोस्तों जिसे पढ़ते समय पाठक को यह महसूस ना हो कि वह अनुवाद पढ़ रहा है। जैसे आप देखते हैं, अगर आप अनुवाद कोई चीज पढ़ रहे हैं तो आपको यह ना लगे कि यह अनुवाद है। एक सफल अनुवाद तभी कहा जाएगा जब उसको पढ़ते समय मूल जैसी फीलिंग आए कि भाई सही बात, पहली भाषा यही लिखी गई है, ठीक है, स्रोत भाषा का ही है, बल्कि उसे वह मूल रचना जैसी ही सरल लगे और स्वाभाविक लगे। जैसे आजकल मशीनी अनुवाद बड़ा प्रचलित है, मशीन से अनुवाद हो जाता है तो वो थोड़ा कठिन होता है, जटिल होता है, लेकिन जब वही कोई व्यक्ति मनुष्य उसको करता तो सरल हो जाता है। उदाहरण के रूप में यदि अंग्रेजी में लिखा हुआ है अनुवाद देखें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लिखा है, तो इसका अनुवाद क्या होगा, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ठीक है, जो मूल संदेश को पूरी तरह सुरक्षित रखता है, यानी कि जो बात अंग्रेजी में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का होता है, वही मीनिंग जो है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इसका हिंदी में अर्थ होता है। नहीं, अर्थ दोनों का सेम ही है और दोनों को पढ़ने से मूल की फीलिंग आती है, यह अनुवाद होता है। दूसरा प्रश्न है आपका अति लघु उत्तरीय का, अनुवाद कितने प्रकार का होता है। बेसिकली दोस्तों अनुवाद कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अब आपसे पूछा गया है यहाँ पर अति लघु उत्तरीय में, तो हम देखेंगे अनुवाद की प्रकृति, उद्देश्य और विषय वस्तु, कंटेंट के आधार पर अगर देखें तो इसे मुख्य रूप से 4 या 5 श्रेणियों में हम अनुवाद को बांट सकते हैं। पहला है शब्द अनुवाद। शब्द अनुवाद में क्या होता है, इसमें स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द का लक्ष्य भाषा में हूबहू अनुवाद किया जाता है। यह अक्सर तकनीकी या कानूनी दस्तावेजों में होता है, जैसे जो लिखा है उसका वही सेम टू डिक्टू शब्द दर शब्द अनुवाद होता है। यानी कि यहाँ पर साहित्यिक वगैरह अनुवाद नहीं शामिल हो जाएंगे, यहाँ पर केवल कानून में कोई, जैसे कानून की कोई जो है धारा के बारे में अंग्रेजी में लिखा तो उसको हिंदी में लिखना है। ठीक है, कोई निर्णय आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का निर्णय अंग्रेजी में होता है, उसका अनुवाद हिंदी में करना होता है, तो हिंदी में अनुवाद होगा तो उसका डिक्टू होगा, शब्द दर शब्द अनुवाद होगा, यानी प्रत्येक शब्द का उस दूसरी भाषा में लिखा जाएगा। यानी कि इसका मतलब यह है कि इसको बोलते हैं शब्द अनुवाद। ठीक है, शब्द अनुवाद में क्या होता है, शब्द दर शब्द अनुवाद होता है, इसमें कोई जो है लाग लपेट की बात नहीं, तो जो लिखा है उसका सेम टू सेम डिक्टू अनुवाद किया जाता है। दूसरा अनुवाद होता है बेटा भाव अनुवाद, जब हम भावों को भी ध्यान में रखते हैं, भाव अनुवाद। भावानुवाद की अगर बात की जाती है तो इसमें शब्दों के बजाय मूल लेखक के भाव को पकड़ा जाता है, उसका जो विचार है, उसका जो थॉट है, लेखक ने क्या लिखा हुआ है, ठीक है, उसको पकड़ करके उसे सरल शब्दों में व्यक्त किया जाता है कि भाई वो आखिर जैसे कोई रचना है, कोई साहित्यिक रचना है, तो उसको जब हम लिखते हैं तो उसका लेखक का क्या भाव है, क्या मूल क्या है, क्या अर्थ निकल रहा है, तो हम स्रोत भाषा के अर्थ को समझ लेते हैं और उसको लक्ष्य भाषा में अपने हिसाब से सरल करके लिख देते हैं, उसको बोलते हैं भाव अनुवाद। तीसरा अनुवाद होता है दोस्तों छाया अनुवाद।
छाया अनुवाद में क्या होता है, इसमें मूल रचना की केवल मुख्य कथा या विचार लेकर के अनुवादक अपनी शैली में स्वतंत्र रचना करता है। यानी इसमें होता क्या है, मूल रचना की केवल मुख्य कथा को, यानी कि जो मेन पार्ट है, सार सार को गहलिए थोथा दिए उड़ाए, यानी जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो मेन कथा है, जो मूल पूरी कहानी स्टोरी है या जो विचार है उस चीज का रचना का, उसको समझ लेता है एक लेखक, और अनुवादक अपनी शैली में उसको अपनी स्टाइल में स्वतंत्र रूप से होकर के लिखता है। मूल विचार वही रहता है लेकिन उसको अपने तरीके से समझाता है, उसकी शैली बदल जाती है। ये होता है छाया अनुवाद। जैसे कि एक फोटो आप देखते खींच करके तो छाया होती है, वो हमारी प्रति एकदम से हमारी जैसी ही होती है, मूल होती है, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है उसको एडिटिंग वगैरह करके, जैसे आजकल फोटो जो है जेमिनाई या फिर चैट जीपीटी से आप बनवा लेते हैं। आगे देखेंगे। चौथा है आंसू अनुवाद। आंसू अनुवाद की अगर बात की जाए तो यह मौखिक होता है, जहां अनुवादक वक्ता की बात सुन करके तुरंत दूसरी भाषा में उसका अनुवाद कर देता है। ठीक है, आंसू अनुवाद क्या होता है, जैसे कि मान लेते कोई नेता है या कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, उसके बीच में खड़ा होकर के एक बिचौलिया होता है, दोनों की बातों को समझ करके एक दूसरे को बताता रहता है। तो मौखिक होता है, तुरंत का तुरंत अनुवाद किया जाता है, जहां अनुवादक वक्ता की बात सुनता है कि कोई व्यक्ति क्या करे, जैसे कि कोई न्यूज एंकर पर कोई ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या इस समय ट्रंप मान लेते बोल रहे हैं अंग्रेजी में, अब उसको कोई भारतीय मीडिया दिखाना चाह रहा है, तो उधर ट्रंप बोलेंगे अंग्रेजी में, इधर एक व्यक्ति खड़ा कर दिया जाता है आंसू अनुवादक को, जो कि उस चीज को हिंदी में बताता हुआ चलता है, जो मूल चीजें होती जो ट्रंप बोलते हैं उसको हिंदी में बताता हुआ वो तुरंत का तुरंत चलता रहता है, दूसरी भाषा में उसका अनुवाद कर देता है, इसको बोलते हैं आंसू अनुवाद। ठीक है, तो ये चार प्रकार के बेसिकली मुख्य रूप से अनुवाद होते हैं, बाकी और तमाम प्रकार के अनुवाद होते हैं, लेकिन आप इतना लिख देंगे आपको नंबर मिलेगा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अनुवाद का प्रकार इस बात पर डिपेंड करता है दोस्तों कि पाठक कौन है, यानी पढ़ने वाला कौन है और विषय कितना गंभीर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न आप समझेंगे थियारस। थियारस से आप क्या समझते हैं? थियारस को समझने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के और चाहे लिखित प्रश्नों के, यानी कि आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने लिखित, ताकि आपको सीरीज या किताब ना खरीदना पड़े, तो उस पीडीएफ के लिए फीस मात्र 100 रुपए रखी, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। आपको एसएमएस करना है 9984 039 139, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करना दोस्तों, आपको अपना नाम एसएमएस कर देना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे आप 4th सेमेस्टर में है, लिख दीजिए गुरुजी हम 4th सेमेस्टर में, हमारा नाम फलाने है और हम ये सब्जेक्ट हमारा है, हम इस यूनिवर्सिटी से है। फिर उसके बाद में जैसे इतना लिखेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा व्हाट्सएप पर ही, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं, या फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं और किसी दूसरे से भी आप फीस जमा करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप फीस जमा करेंगे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको जैसे लाइव क्लास जो भी आपकी होगी उसकी लिंक भी मिलती रहेगी व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स जो आपके हैं पुराने प्लेलिस्ट की लिंक वो सब आपको मिल जाएगी, इकट्ठा मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस जो है कोर्स का, इसमें क्या होता है कि पीडीएफ नोट्स आपको सभी का मिलेगा। पीडीएफ नोट्स में यहाँ पर दोनों टाइप का, यानी कि आपका चाहे परीक्षा एमसीक्यूज बेस्ड हो रही है तो उसकी पीडीएफ नोट्स पूरी मिलेगी, और साथ ही एमसीक्यूज के कम से कम 4 से 5 प्रैक्टिस सेट आपको ऑब्जेक्टिव वाले मिल जाएंगे। इतना कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा, 2 भी कर लेंगे तो आपका बहुत हो जाएगा। 100 क्वेश्चंस का विथ आंसर शीट, यानी आंसर के साथ, आंसर शीट भी साथ में मैं पीडीएफ में लगा दूंगा, तो ये आपके लिए बड़ा बेटर रहेगा कि आप उसका प्रैक्टिस कर लेंगे और आंसर भी साथ ही साथ में मिला लेंगे कि हमारा कितना सही हमने किया, तो पेपर पहले से आप दे पाएंगे। ठीक है, पिछले साल के कई पेपर को सॉल्व करवा करके आपको मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर लिखित टाइप का भी, जैसे अभी जो लेक्चर मैं ले रहा हूँ ये लिखित टाइप का है, इसमें अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय टाइप के क्वेश्चन है, तो इसका भी आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय टाइप के क्वेश्चन जो पिछले कई वर्षों में परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं विभिन्न विश्वविद्यालय में, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, तो वो भी मिलेगा, कम से कम 4 से 5 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। बस मात्र इतने को पढ़ लीजिएगा, कोई इस किताब सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं है। और केवल इतने ही सब्जेक्ट का नहीं, केवल एक सब्जेक्ट का नहीं, बल्कि यहाँ पर हिंदी के अलावा संस्कृत, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान, सब कुछ आपको मिलेगा। इसके अलावा आपका जो को करिकुलर का जो कोर्स होता है, को करिकुलर वाला भी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है सभी विश्वविद्यालय का, तो उसके लिए कम से कम जो है बहुत सारे प्रैक्टिस सेट इसके भी मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव के। अगर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है तो आप बहुत सारे मिलेंगे, अगर कोई नया सिलेबस शामिल है तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि उसके लिए भी आपको मिल जाए, तो को करिकुलर का मिल जाएगा। माइनर का पेपर होगा नहीं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना व्यवस्था आपको मिलेगी वहां पर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक चीज ये है कि अभी ऑफर चल रहा है कि जो बच्चा 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर का एक साथ फीस जमा करेगा उसका फीस 50 रुपए कम हो जाएगा, यानी मात्र 150 रुपए में उसका पूरा 4th सेमेस्टर भी हो जाएगा
और अगला जैसे फिफ्थ सेमेस्टर का ग्रुप बनेगा उसको ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया जाएगा फिफ्थ सेमेस्टर में। यानी कि फिफ्थ और फोर्थ दोनों सेमेस्टर का फीस वैसे तो 200 हो जाएगा, लेकिन अभी ऑफर में क्या है, मात्र 150 रुपए में हो जाएगा। तो जो बच्चा अभी मात्र 100 रुपए फीस 150 रुपए फीस पेमेंट करेगा, उसका फोर्थ सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट और फिफ्थ सेमेस्टर का भी सभी सब्जेक्ट आपको विद को करिकुलर मिलेगा, चाहे परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही चाहे लिखित हो रही है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, मासा कुंभरी सहारनपुर, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय, ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय। वैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का हो सकता है सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया हो, हालांकि अभी तक यही था, लेकिन अब थोड़ा सा हो सकता है अलग कर दिया गया है सिलेबस, तो उसको उसके हिसाब से मैं अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। को करिकुलर मास्टर हमारा दूसरा चैनल है, वहां पर आपको बहुत सारे वीडियो ऑब्जेक्टिव वाले मिल जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, आपको एसएमएस करना 9984 पर और तुरंत हमारे साथ जुड़ जाए, देर ना करें। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, देखिए थियारस से आप क्या समझते हैं। थियारस, थियारस को हिंदी में पर्याय कोश कहा जाता है। थियारस माने कि पर्याय कोश, उसमें एक शब्द का दूसरा शब्द भी लिखा रहता है, ठीक है। यह सामान्य डिक्शनरी होती है, शब्दकोश से थोड़ा अलग भी होती है। जहां शब्दकोश में हम शब्दों के अर्थ ढूंढते हैं, वहीं पर थियारस में क्या होता है, हम एक जैसे विचार या एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्दों का एक समूह ढूंढते हैं। जैसे कि आप देखते हैं जो है पावक, ठीक है, अनल, अग्नि, आग, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो थियारस में क्या होता है, पर्यायवाची शब्द का भी एक झुंड होता है, एक समूह होता है, जिसको हम देखने को मिलते हैं। इसमें शब्दों को उनके वैचारिक संबंधों के आधार पर व्यवस्थित किया था कि कौन सा शब्द कहां पर प्रयोग किया जाएगा तो ज्यादा उचित रहेगा। एक अनुवादक के लिए यह बहुत उपयोगी उपकरण होता है, क्योंकि जब वो उसे अनुवाद करते समय किसी सटीक शब्द की कमी महसूस होती है, तो उसको थियारस, तो उस थियारस से कई विकल्प प्रदान करता है कि किस स्थान पर कौन से शब्द का प्रयोग करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है एक अनुवादक के लिए कि वो गलत शब्द का चुनाव कर लेता है किसी अलग सिचुएशन में, तो वहां पर दिक्कत आ जाती है। जैसे आप जियोग्राफी में जब बात आप कर रहे हैं, तो जियोग्राफी में जल शब्द का प्रयोग ज्यादा बेटर रहता है, जियोग्राफी में पृथ्वी शब्द का प्रयोग ज्यादा बेटर रहता है। व्यवहारिक नॉलेज में अगर अनुवाद हो रहा है तो वहां पर पानी शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं, या फिर आप पृथ्वी शब्द के स्थान पर आप वहां पर धरती शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं जो है, आप हवा की बात करेंगे तो हवा पानी ये सब नॉर्मल शब्द हैं, लेकिन जब जियोग्राफी में तो जल आप लिखेंगे, ठीक है, आप वायु लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यही सब चीजें होती हैं। तो ये अलग अलग शब्दों का अलग अलग महत्व होता है, और उसी महत्व के हिसाब से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सिचुएशन में किस शब्द का प्रयोग किया जाए, इसके लिए अनुवादक को थियारस का सहारा लेना पड़ता है। एक पर्याय कोश तो जिसमें कई शब्द, एक ही अर्थ बताने वाले कई शब्द लिखे होते हैं, कई किन किन स्थानों पर किन शब्दों का प्रयोग उचित होता है वो भी लिखा होता है। यह लेखन में शब्द भंडार को बढ़ाता है और भाषा को अधिक प्रभावशाली व सटीक बनाने में मदद करता है। यह आपका होता है थियारस, ठीक है। चौथा प्रश्न आपका आ चुका है, परिभाषिक शब्द किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए। परिभाषिक शब्दावली या परिभाषिक शब्द क्या होता है। देखिए, परिभाषिक शब्द वह शब्द होता है दोस्तों जिनकी अर्थ सीमा पूरी तरह से निश्चित होती है, वो हमेशा एक ही अर्थ देगा, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होगा, ठीक है। परिभाषिक शब्द हमेशा उसका एक ही अर्थ होता है, जो अर्थ निश्चित कर दिया गया, जिसकी परिभाषा फिट कर दी गई हो, एक विशेष जो है विषय के लिए एक विशेष समय में उसका वही अर्थ होता है, हमेशा वही अर्थ होता है, उसका अर्थ बदलता नहीं है, और उसका अर्थ जो है सुनिश्चित होता है, अर्थ पूरी तरह से निश्चित होता है, परिभाषित होती है। सामान्य बोलचाल के शब्दों से कई अर्थ निकल सकते हैं, लेकिन जब परिभाषिक शब्द का आप बात करते हैं तो उसका उपयोग किसी विशेष ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, जैसे कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आप प्रयोग करते हैं, जैसे भौतिक शास्त्र या रसायन, तो उसका एक ही मतलब होता है। आप अम्ल, क्षार, लवण शब्दों का प्रयोग करते हैं, या फिर ऐसे तमाम प्रकार के, जैसे कि आप जो है तो त्वरण शब्द का प्रयोग, वेग, कार्य, त्वरण, ये सब जो है एक परिभाषिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। कुछ अर्ध परिभाषिक शब्द भी है, जैसे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विधि यानी कानून के से क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में केवल एक ही विशिष्ट अर्थ के लिए किया जाता है प्रयोग, क्योंकि उसका कोई दूसरा अर्थ ना निकले। उदाहरण के रूप में जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे डायरेक्टर शब्द, डायरेक्टर शब्द का सामान्य अर्थ होता है मार्गदर्शक या निर्देशक, लेकिन सरकारी कामकाज में इसका परिभाषिक अर्थ केवल निदेशक होता है,
ठीक है। सामान्य तौर पर अगर उसको बोलेंगे तो मार्गदर्शक बोलेंगे डायरेक्टर को, कि एक दिशा निर्देश देने वाला। लेकिन डायरेक्टर शब्द का प्रयोग जब हम किसी सरकारी कामकाज में कार्यालय हिंदी में प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब केवल और केवल निदेशक होता है या निर्देशक होता है। ठीक है। इसी प्रकार से बिल, बिल शब्द जो होता है बेटा, बिल शब्द की अगर बात की जाए तो बिल का अर्थ होता है सामान्य जीवन में रसीद। बिल का मतलब सामान्य जीवन में क्या होता है? रसीद। लेकिन जब हम संसद में बिल शब्द का बात करते हैं संसद में, तो यह एक परिभाषिक शब्द बन जाता है। वहां पर इसका अर्थ होता है विधेयक। बिल का मतलब क्या होता है? विधेयक। यहाँ पर बिल का मतलब एक जैसे नॉर्मल चीज आप सौदा लेने गए कहीं पर, बिल बना करके दे दिया, तो वो बिल मतलब रसीद। लेकिन इस बिल का तात्पर्य हिंदी में आप देखेंगे तो विधेयक होता है, और विधेयक बेसिकली कहां पर प्रयोग होता है? ये संसद के में आप देखते हैं विधेयक जो होता है उसी को बोलते हैं। ये शब्द भाषा में स्पष्टता और वैज्ञानिकता लाते हैं। इससे इनको पढ़ने से मतभ्रम नहीं होता, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में ज्ञान विज्ञान में थोड़ा सा अर्थ अगर गलत निकल गया तो पूरा मामला सिस्टम खराब हो जाता है। इसीलिए परिभाषित शब्द ये शब्द होते हैं। अगला प्रश्न, बैंकिंग अनुवाद का अर्थ स्पष्ट। बैंकिंग अनुवाद, बैंक में भी अनुवाद बहुत जरूरी होता है, और उसमें बैंकिंग अनुवाद में भी परिभाषित शब्दों का प्रयोग खूब होता है। बैंकिंग अनुवाद से तात्पर्य उस अनुवाद कार्य से है जो बैंक, बीमा, वित्त और अर्थव्यवस्था से संबंधित दस्तावेजों के लिए किया जाता है। ऐसे चीजों के लिए जिसमें बीमा से रिलेटेड कोई अनुवाद हो, वित्त से, अर्थव्यवस्था से, बैंक में जो अनुवाद होता है उसके लिए। क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में बहुत ही तकनीकी और विशिष्ट शब्दावली होते हैं, जैसे CRR। ठीक है, CRR शब्द का प्रयोग आपने सुना होगा। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, समाधि मतलब कि जो है सावधि जमा, ऐसे तमाम प्रकार के शब्द बैंकों में होते हैं, जैसे कि और आप देखेंगे और शब्दों का प्रयोग करो। ठीक है, तो इसलिए इनका अनुवाद अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाता है ताकि कोई चीज गड़बड़ ना हो जाए। सावधानी, बैंकिंग क्षेत्र में एक शब्द का गलत अनुवाद भारी वित्तीय नुकसान पहुंचा सकता है, कानूनी विवाद का कारण भी बन सकता है। इसलिए वित्त वगैरह में, कानून में, कोई भी चीजों में एकदम सटीक अर्थ का प्रयोग होता है। वही सटीक अर्थ परिभाषिक शब्द होता है। तो इसमें अनुवादक जो होता है परिभाषिक शब्दावलियों का ही प्रयोग करता है। यहाँ अनुवादक को न केवल दोनों भाषाओं का गहरा ज्ञान होना चाहिए, बल्कि उसे बैंकिंग प्रणालियों और नियमों की भी पूरी गहरी समझ होनी चाहिए, तभी वह बैंकिंग अनुवाद कर सकता है। आज के समय में जब बैंकिंग सेवाएं डिजिटल और वैश्विक हो रही हैं, इस प्रकार के अनुवाद की मांग बहुत बढ़ रही है। ठीक है, ये था बैंकिंग अनुवाद को लेकर कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। ऐसे प्रश्न लघु उत्तरीय में भी आएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। आगे देखते कुछ शुक्ला डी पॉइंट स्पेशल आपके लिए तैयार किया गया, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही बेस्ट है। चलिए, छठा प्रश्न है स्रोत भाषा, सोर्स लैंग्वेज एंड लक्ष्य भाषा, जिसको आप टारगेट लैंग्वेज कहते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए, अनुवाद प्रक्रिया में दो भाषाओं का होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद ही होता है। पहली वह भाषा होती है जिसमें मूल सामग्री लिखी गई होती है, उसको स्रोत भाषा कहते हैं, और दूसरी वह भाषा होती है जिसमें उस सामग्री को अनुवादित किया जाता है, उसको हम लक्ष्य भाषा कहते हैं, टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। उदाहरण के रूप में यदि आप किसी अंग्रेजी लेख का हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं तो अंग्रेजी स्रोत भाषा हो जाएगी वहां पर, और हिंदी लक्ष्य भाषा हो जाएगी। अगर अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करना है तो ये होगा, लेकिन अगर हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना है तो हिंदी वहां पर स्रोत भाषा हो जाएगी और अंग्रेजी लक्ष्य भाषा हो जाएगी। ठीक है, तो हम चूंकि अंग्रेजी लेख का अनुवाद करेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या अंग्रेजी स्रोत भाषा हो जाएगी और हिंदी लक्ष्य भाषा हो जाएगी। एक अच्छे अनुवादक के लिए यह जरूरी होता है दोस्तों कि उसकी पकड़ दोनों भाषाओं में बराबर होनी चाहिए, ताकि वह स्रोत भाषा के संदेश को लक्ष्य भाषा की संस्कृति के अनुसार सही से ढाल सके। ठीक है, क्योंकि संस्कृति, कल्चर, समाज और उस क्षेत्र के बारे में विशेष जानकारी दोनों भाषाओं के अलावा भी जानकारी जरूरी होती है। तो ये होता है आपका स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। अगला क्वेश्चन है लिप्यंतरण क्या है? ट्रांसलिटरेशन का अर्थ बताएं और महत्व इसका क्या है? लिप्यंतरण मैंने आपको समझाया भी था कि क्या होता है लिप्यंतरण शुरुआत में ही, लेकिन फिर से देखिए क्या लिखेंगे। लिप्यंतरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक लिपि के अक्षरों को जैसे देवनागरी की लिपि है, हिंदी भाषा है लेकिन देवनागरी लिपि है, हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा को आप रोमन लिपि में भी लिख सकते हैं, जैसे राम मैंने लिख करके आपको बताया था। तो एक ऐसी प्रक्रिया है लिप्यंतरण जिसमें एक लिपि के अक्षरों को दूसरी लिपि के समान ध्वनियों वाले अक्षरों में बदलाव किया जाता है या बदल दिया जाता है। इसमें शब्द का अर्थ नहीं बदला जाता है, केवल उसे लिखने का तरीका, स्क्रिप्ट केवल बदल जाती है, बाकी सब अर्थ वगैरह, सीक्वेंस वगैरह सब कुछ वही रहता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर इसी को देखें, अंग्रेजी का नाम मान लेते हैं अमित है,
अमित नाम जो है ये अंग्रेजी में यानी रोमन लिपि में लिखा हुआ है, ये रोमन लिपि में लिखा हुआ, तब इसी का लिपि अंतर करना है अमित का। तो अमित को देवनागरी में क्या लिखेंगे, अमित को देवनागरी में क्या लिखेंगे, अमित। ये एक प्रकार से ये अमित हो गया, उसी ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ये देवनागरी में ये ध्वनि चिन्ह है इस शब्द के लिए, और रोमन लिपि में वो धन, ठीक है। तो अमित लिखना लिप्यांतरण होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। महत्व इसका यह है कि इसका प्रयोग अक्सर नाम, स्थान, तकनीकी शब्दों या उन शब्दों के लिए किया जाता है जिनका दूसरी भाषा में कोई सटीक पर्यायवाची शब्द नहीं मिलता है। जैसे कंप्यूटर शब्द, कंप्यूट शब्द से बना हुआ है जिसका मतलब होता था गणना करना। अब कंप्यूटर शब्द जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो ऐसे में क्या हुआ, इसका अनुवाद किस भाषा में कैसे किया जाए, तो कंप्यूटर को अनुवाद नहीं करके इसका लिपियांतरण कर दिया गया। कंप्यूटर शब्द दुनिया के सभी भाषाओं में कंप्यूटर के रूप में ही प्रयोग होता है, यानी कंप्यूटर का अनुवाद करने के बजाय उसे हिंदी में कंप्यूटर लिखना सबसे अधिक सरल और प्रभावी होता है। इसीलिए कंप्यूटर का अनुवाद ना करके हमने कंप्यूटर को कंप्यूटर ही लिख दिया, तो ये लिपियांतरण हुआ, ये आपका अनुवाद नहीं हुआ, ठीक है। तो लिपियांतरण का प्रयोग ऐसे स्थानों पर, जैसे नाम के लिए हो गया, किसी स्थान के लिए हो गया, संज्ञा चीजों में चूंकि अनुवाद वो सब नहीं होता है अनुवाद उतना ज्यादा, तो उसका लिपियांतरण ही कर दे। जैसे किसी का नाम है, जैसे क्या नाम है उनका मान लेते हैं, जैसे आप एक व्यक्ति है मान लेते हैं, जैसे एक व्यक्ति का नाम छेदी है, ठीक है। भारत में किसी व्यक्ति का नाम छेदी है, अब उसी व्यक्ति का नाम अगर आप छेदी नाम उसका है, अब आप ये थोड़ी करेंगे कि छेदी नाम अगर किसी का है तो अंग्रेजी में उसको आप विलियम होल कहेंगे क्या, अंग्रेजी में भी उसको छेदी लिख देंगे। ऐसे अगर एक उदाहरण के रूप में समझे, अंग्रेजी में किसी व्यक्ति का नाम छेदी है हिंदी में भारत में, अच्छा वही व्यक्ति अगर अंग्रेज अधिकारी होगा, अमेरिका का होगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा विलियम होल, ठीक है। क्या हो जाएगा, विलियम होल, क्या नाम हो जाएगा, विलियम होल, छेदी, छेदी है। अच्छा यही व्यक्ति विलियम होल अगर पाकिस्तान में पैदा होता या अरब कंट्रीज में होता तो उसका क्या नाम होता, छेदी का, तो छेदी का नाम क्या होता बेटा, सुराक अली, सुराक अली हो जाता। तो भैया अगर अनुवाद देखा जाए तो इस तरीके से अनुवाद बनेगा नाम का जाकर के, लेकिन किसी नाम का अनुवाद नहीं किया जाता है, ठीक है। ऐसे में हम छेदी को छेदिये लिख देंगे, हम इसमें जो है विलियम होल और सुराक अली करने नहीं जाएंगे, नहीं तो इसकी पहचान में खत्म हो जाएगी छेदिया की। समझ रहे हैं ना, चीजों को समझ रहे हैं ना। तो छेदी अगर हिंदी में कहते हैं, हिंदी शब्द है भी नहीं है, तो उसको विलियम होल अंग्रेजी में कह देंगे अनुवाद करेंगे तो, और उर्दू में अनुवाद या फारसी में करेंगे तो सुराक अली के नाम से कर सकते हैं। ये चीजें जो होती हैं ये नहीं करना अपने को, जब किसी नाम की बात है, जैसे कंप्यूटर का कंप्यूटर ही लिख दिया, ऐसे ही समझो दोस्तों, हमको छेदी का छेदी ही लिख देना है। अब हिमालय पर्वत का अनुवाद किस नाम से करेंगे, हिमालय के नाम से ही करेंगे ना, तो अनुवाद नहीं हुआ वो लिपियांतरण हुआ। समझ रहे हैं ना चीजों को, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, अगला आपका है आशु अनुवाद क्या होता है, इंटरप्रिटेटर जिसको आप कह सकते हैं। आशु अनुवाद की क्या भूमिका होती है अनुवाद में, देखिए जैसे मान लेते हैं दो नेता आपस में बात कर रहे हैं, बगल में एक व्यक्ति तुरंत समझा रहा है, इसकी बात को उसको, उसकी बात को उसको, आशु अनुवादक होगा, ठीक है। या कोई नेता भाषण दे रहा है, उसका दूसरी भाषा में दे रहा, तो उसको जनता को बताने के लिए कोई एक आशु अनुवादक होता, तुरंत उनकी बातों को फटाफट से वो दूसरी भाषा में बताता रहता है, जस्ट का जस्ट। आशु अनुवादक वह व्यक्ति होता है जो दो ऐसी व्यक्तियों या समूहों के बीच संवाद का जरिया बनता है जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते। पहले के लोग अपने साथ एक विद्वान लाते थे, क्यों लाते थे, जैसे आप देखते कोई विदेशी आक्रांता तो अपने साथ विद्वानों को लाता था ताकि वो सामने वाले की भाषाओं को पढ़ सके, कम्युनिकेशन भी होता रहे, ठीक है। तो वो आशु अनुवादक ही लाते थे जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो है कम्युनिकेशन संचार बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। वह वक्ता की बात को सुनता है और तुरंत ऑन द स्पॉट उसे दूसरी भाषा में बदल करके श्रोता को सुना देता है कि भाई फलानमा तुम्हारे लिए ये बात कहा है, ठीक है। तो फिर वो दूसर का कहे, फिर वो जवाब तो वो तुरंत उन्हें बताए। इस तरीके से क्या होता है, बिचौलिया के रूप में काम करता है। चुनौतियां क्या है, अच्छा ये अनुवाद सबसे कठिन होता है। इस कार्य के लिए अत्यंत तेज दिमाग होना चाहिए, गहरी समझ होनी चाहिए और तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता होनी चाहिए उस व्यक्ति के अंदर। एक आशु अनुवादक को सुधार करने का मौका भी नहीं मिलता है, ना उसकी समीक्षा करने का कोई मौका मिलता है, ऑन द स्पॉट करना होता है। इसलिए इसमें बड़ा सजग होना बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत सटीक होना पड़ता है आशु अनुवादक को। यह अक्सर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में, राजनयिक वार्ताओं या पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में जो है देखने को मिलता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 9 नंबर क्वेश्चन सत्य लघु उत्तरीय का, मशीनी अनुवाद के लाभ और सीमाएं बताएं।
देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, आज एआई की मदद से दुनिया की किसी भाषा को आप पढ़ सकते हैं, दुनिया की किसी भी जानकारी को आप एआई की मदद से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर प्रोग्राम या आर्टिफिशियल एजेंसी मतलब इंटेलिजेंस यानी एआई के द्वारा जो स्वतः किए जाने वाले अनुवाद होते हैं उसी को हम मशीनी अनुवाद कहते हैं। आजकल गूगल ट्रांसलेटर एक एप्लीकेशन आता है, उसको डाउनलोड कीजिए और कोई भी फोटो खींच लीजिए, अंग्रेजी में लिखा तो पूरा हिंदी में लिख करके दे देता है, उर्दू में समझो, उर्दू में, फारसी में, जर्मनी में, कोई भी भाषा बोलो तो वो हर भाषा को बता देगा। जैसे टूल्स इसका बड़ा उदाहरण है गूगल ट्रांसलेटर वाला। लाभ इसका यह है दोस्तों कि यह बहुत कम समय में बड़े बड़े दस्तावेजों का अनुवाद कर सकता है और काफी हद तक सस्ता भी है और सुलभ भी। तुरंत आप फ्री में है यार, गूगल ट्रांसलेटर ऐप डाउनलोड करो, हिंदी की चीजों को अंग्रेजी में समझ लो, अंग्रेजी की हिंदी में समझ लो, कोई इशू नहीं है। आजकल सीमाएं क्या है इसकी, मशीनी शब्दों का अनुवाद तो कर सकती है लेकिन वह मुहावरों का अनुवाद नहीं करती है। कोई मुहावरा आ गया, कोई व्यंग आ गया, कोई भाव आ गया तो भावों का अनुवाद नहीं होता। अच्छा, मशीन अनुवाद शब्द दर शब्द अनुवाद कर सकता है। ये विचारों को, जैसे कोई कवि कोई जैसे एक कविता का व्याख्या करनी हो, कविता को अगर उसको समझाना हो तो कविता का एक प्रकार से अनुवाद करने में एक मशीन अनुवाद बड़ा कठिन शब्दों का अनुवाद करेगा। मुहावरा, व्यंग, भावना और सांस्कृतिक संदर्भों को नहीं समझ पाती मशीन, इसलिए मशीनी अनुवाद अक्सर व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध या अजीब लग सकता है आपको। ठीक है, यह अनुवाद थोड़ा सा अजीब लग सकता है, इसे हमेशा मानवीय संपादन यानी ह्यूमन एडिटिंग की जरूरत होती है। अनुवाद जरूर हो जाता है बड़े बड़े शब्दों का, लेकिन इसमें आपको एडिटिंग करनी पड़ती है। मनुष्य इसको समझता है कि मूल भाव का अनुवाद हुआ कि नहीं, तो जो बच जाता है उसको मनुष्य कर देता है। 10वां क्वेश्चन, सार अनुवाद क्या है? सार अनुवाद, समरी ट्रांसलेशन। सार सार को गहलिए थोथा दिए उड़ाए, बहुत बड़ी विशाल वस्तु कोई लिखी हुई है उसको कम शब्दों में दूसरी भाषा में अनुवाद करके बता देना है, मूल भाव को पकड़ के उसी मूल भाव को बता देना। जब किसी बहुत लंबे दस्तावेज या भाषण का पूरा अनुवाद करने के बजाय केवल उसका मुख्य सार यानी समरी दूसरी भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे सार अनुवाद कहा जाता है। सार अनुवाद, इसका उपयोग होता है दोस्तों, इसका प्रयोग सबसे ज्यादा पत्रकारिता के क्षेत्र में होता है, व्यापारिक बैठकों में होता है और सरकारी रिपोर्टों में होता है, जहां समय की कमी होती है और पाठक को केवल मुख्य निष्कर्षों या पॉइंट्स की जानकारी चाहिए होती है। ऐसे में ऐसे अनुवादक की जरूरत पड़ती है सार अनुवाद की। इसमें अनुवादक को यह ध्यान रखना होता है कि संक्षेप करने के चक्कर में मूल पाठ की कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए, यानी कि जो भी जानकारी मूल पाठ में बताई गई है उस मूल पाठ की जानकारी को बताना है, बाकी जो बेकार सी चीजें हैं उसको नहीं बताना। जो फैक्ट जानकारी, जो मेन पॉइंट्स है उसको आपको बता देना है। ये सिस्टम था। ठीक है, को करिकुलर मास्टर चैनल की बात की तो ये आपका दूसरा चैनल है और शुक्ला हिंदी पॉइंट आपका, जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं। को करिकुलर मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप और को करिकुलर की परीक्षाएं बहुत ही धाकड़ अंदाज में तैयारी करवाई जाती है। तो को करिकुलर मास्टर आपका ये दूसरा चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नया चैनल आपके लिए बनाया गया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। चले लघु उत्तरीय क्वेश्चन सब आप देखेंगे। दूसरा प्रश्न, दूसरे का यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा आपका, लिप्यांतरण क्या है और कितने प्रकार का होता है? लिप्यांतरण मैंने आपको बता ही दिया था क्या है। लिप्यांतरण वह प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें एक भाषा की लिपि के वर्णों लेटर्स को दूसरी भाषा की लिपि के समान ध्वनि वाले वर्णों में बदल दिया जाता है। इसमें शब्द का अर्थ नहीं बदला जाता बल्कि केवल उसे लिखने का ढंग बदल दिया जाता है। ठीक है, लिप्यांतरण की आवश्यकता जब पड़ती है जब किसी शब्द का लक्ष्य भाषा में कोई सटीक पर्यायवाची शब्द नहीं मिलता है, या जब हमें नाम, स्थान या पारिभाषिक शब्दों को उसी रूप में सुरक्षित रखना होता है, तब हम उसे लिप्यांतरण का सहारा लेते हैं। जैसे कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर शब्द का प्रयोग मैंने आपको बताया भी था। लिप्यांतरण कई प्रकार का होता है। पहला होता है पूर्ण लिप्यांतरण। इसमें क्या है, इसमें मूल लिपि के प्रत्येक चिन्ह के लिए दूसरी लिपि में एक निश्चित चिन्ह जो है होता है उसका हम बदलाव करते हैं। ठीक है, यह वैज्ञानिक और शोध कार्यों में अधिक मात्रा में प्रयुक्त होता है। ठीक है, जैसे जैसे जो लिपि लिखी हुई है दूसरी भाषा में उसका जस्ट हम अपनी भाषा में उसकी ध्वनि को ढूंढ करके लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा है काम चलाऊ या शिथिल लिप्यांतरण। इसमें ध्वनियों की सूक्ष्मता पर ध्यान न देकर के केवल सामान्य उच्चारण के आधार पर अक्षर बदल दिए जाते हैं। जैसे सामान्य चैटिंग में नमस्ते लिखना, जैसे आप नमस्ते लिखते हैं तो नमस्ते शब्द हिंदी भाषा का है, नमस्ते शब्द को आपने ऐसे लिख दिया नमस्ते, तो ये भी चल जाता है। ठीक है, तो काम चलाऊ या शिथिल लिप्यांतरण इसी को कहते हैं। तीसरा लिप्यांतरण होता है, व्हाट्सएप पर आपको काम चलाऊ लिप्यांतरण देखने को मिलता है। तीसरा है दोस्तों ध्वन्यात्मक लिप्यांतरण। इसमें मुख्य ध्यान उच्चारण की शुद्धता पर होता है
ताकि पाठक शब्द को उसी तरह बोल सके जैसे वह मूल भाषा में बोला जाता था। ध्वन्यात्मक लिप्यंतरण जैसे जिस तरीके से आपका स्रोत भाषा जो मतलब कि जो अगली भाषा का चिन्ह है जिस तरीके से उच्चारण होता है उसी तरीके से यहाँ पर भी उच्चारण हो तो उसको बोलते हैं ध्वन्यात्मक लिप्यंतरण, ध्वनि को पकड़ करके। उदाहरण के रूप में अंग्रेजी शब्द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को देवनागरी में हॉस्पिटल लिखना लिप्यंतरण होगा, ये आपका हो जाएगा ध्वन्यात्मक लिप्यंतरण। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दोनों का हॉस्पिटल का लिए आप देखते हैं यहाँ आगत शब्द को इसको भी ले लिया गया हॉस्पिटल ताकि उसका सेम उच्चारण हो। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका लघु उत्तरीय का। प्रश्न है अनुवाद और बहुभाषिक समाज के अंतर संबंधों को स्पष्ट कीजिए। देखिए बहुभाषिक समाज की सबसे बड़ी जरूरत होती है अनुवाद की, क्योंकि अनुवाद के बिना क्योंकि अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं तो वो लोग चीजों को नहीं समझ। जैसे भारत में आप देखते हैं बहुभाषिक समाज है, दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत में नाना प्रकार की बोलियां बोली जाती है अलग अलग प्रकार की। अब उनमें क्या होता है तालमेल बैठाने के लिए, बातचीत करने के लिए, आपसी बातचीत के लिए एक अनुवादक की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। अनुवाद प्रक्रिया वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भूमिका निभाती है। उत्तर लिखेंगे कि आखिरकार अनुवाद और बहुभाषिक समाज के अंतर संबंध क्या है। उत्तर लिखिए अनुवाद और बहुभाषिक समाज का संबंध। भारत जैसे बहुभाषिक समाज में जहां कोस कोस पर पानी बदलता है और चार कोस पर बाड़ी, ये कहावत कही जाती है कि कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बाड़ी, यानी चार कोस पर पानी जो है बाड़ी बदल जाता है, भाषाएं बदल जाती है। ठीक है, मतलब भाषाएं नहीं मतलब बोलियां बदल जाती है। जैसे कि आप देखते हैं मैं गोंडा का हूं, गोंडा में आप कहते हैं कि आइबो जाबो नहाबो खाबो, ठीक है, हम सब कहते हैं आबो जाबो नहाबो खाबो। बहराइच बगल में निकल जाओ तो कहें अइहो जइहो नहिहो खइहो, समझत हो। फैजाबाद निकल जाओ तो कहें आबा जाबा नहाबा खाबा। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये आप बगल बगल में ही देख लीजिए। ठीक है, मुश्किल से 30-35 किलोमीटर का अंतर आपको मिलेगा इन सभी जिलों में, 35-40 किलोमीटर का अंतर मिलेगा, लेकिन भाषा आपको बदली हुई मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे में ये यहाँ पर आप देखते हैं बहुत जरूरत है, अनुवाद एक अनिवार्य आवश्यकता बन जाता है। मुख्य बिंदु समझते हैं इसका पॉइंट्स। पहला है भावात्मक एकता। विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान अनुवाद के माध्यम से ही संभव है, जिससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है और देश आगे बढ़ता है। नहीं तो जब एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पाएंगे तो ऐसे में वैमनस्यता फैलेगी और राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न होगा। दूसरी बात सांस्कृतिक आदान प्रदान। दक्षिण भारत के साहित्य जैसे कि तमिल और तेलुगु का उत्तर भारत के पाठक अनुवाद के जरिए ही रसास्वादन कर पाते हैं। यह संस्कृतियों को आपस में जोड़ता है। यानी हिंदी में एक रचना लिखी गई थी जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, तो उस समय एक रचना लिखी गई थी भारत भारती नाम से, जिसको लिखा था हिंदी के मशहूर कवि मैथिली शरणगुप्त जी ने। ठीक है, राष्ट्र कवि कहे जाते हैं मैथिली शरणगुप्त जी, उन्होंने लिखा था भारत भारती नाम का एक ग्रंथ। उस रचना को पढ़ने के लिए दक्षिण भारत के बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उस समय अनुवाद करना उतना सरल, तो हिंदी लोगों ने पढ़ना शुरू किया कि इस रचना का लुत्फ उठाना है। ऐसे में जब कोई दक्षिण का साहित्य का अच्छा रचना लिखा जाए या उत्तर का कोई रचना अच्छी लिखी जाए तो उसको समझने के लिए भी अनुवाद की जरूरत पड़ती है। तीसरी बात प्रशासनिक सुगमता। भारत सरकार की नीतियां और कानून देश की सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवादित किए जाते हैं ताकि हर नागरिक उन्हें अपनी भाषा में समझ सके। कोई प्रशासन की बातें हैं तो उसको हर एक भाषा में चीजों को प्रकाशित करवाया जाता ताकि हर एक भाषा के लोग उसको जाने की सरकार करना क्या चाह रही है, इसीलिए अनुवाद बहुत जरूरी है। चौथा है व्यावसायिक आवश्यकता। वैश्वीकरण के दौर में व्यापार के लिए अनुवाद एक सेतु का कार्य करता है, जिससे एक भाषा का बाजार दूसरी भाषा के लोगों के लिए खुल जाता है। इसलिए जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया है तो ऐसे में अनुवाद जो होता है वो जरूरी है, क्योंकि जब आप दूसरी बाजार में जाते हैं वहां के लोग अलग अलग भाषा बोलते तो उनकी भाषाओं को सीखना या अनुवाद वहां पर काम आता है आपका। ठीक है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि बहुभाषिक समाज में अनुवाद केवल एक साहित्यिक विधा के रूप में नहीं काम करता, बल्कि जीवन की एक सामाजिक और राजनीतिक जरूरत के रूप में काम करता है। बिना अनुवाद के बहुभाषिक समाज का एक मिल करके रहना दैट इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं रहता है। तीसरा क्वेश्चन आपका दीर्घ लघु उत्तरीय का प्रश्न है पर्याय कोश। थियारस, अंग्रेजी में थियारस कहते हैं, हिंदी में उसी को पर्याय कोश कहते हैं। मैंने आपको इसको बताया भी था, इससे आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। देखिए पर्याय कोश की अवधारणा और उपयोगिता। पर्याय कोश जिसे अंग्रेजी में थियारस कहा जाता है, अनुवाद का एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार होता है। यह सामान्य शब्दकोश डिक्शनरी से इस अर्थ में अलग होता है कि यह शब्दों के अर्थ बताने के बजाय समान अर्थ वाले शब्दों का एक जो है संसार देता है, समान शब्दों का एक समूह देता है जिसमें तमाम सारे शब्द होते हैं और उन शब्द का एक ही
एक ही अर्थ में आप देखते हैं कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है उसमें, मतलब शब्द ये मतलब शब्द कई होंगे, एक ही अर्थ देने वाले कई शब्दों का प्रयोग होता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए थियरस पढ़ना बहुत जरूरी है। एक अनुवादक को थियरस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। विशेषताएं और महत्व। पहला है वैचारिक वर्गीकरण। पर्याय कोश में शब्दों को अकारादि क्रम यानी अल्फाबेटिकल के बजाय उनके वैचारिक संबंधों के आधार पर रखा जाता है। इसमें किसमें? थियरस में। इसमें क्या होता है कि किस स्थान पर कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। दूसरी बात, सटीक शब्द का चयन कर सकता है एक अनुवादक इसके मदद से। एक अनुवादक के सामने सबसे बड़ी चुनौती सही शब्द चुनने की होती है कि किस स्थान पर कौन से शब्द का चुनाव किया जाए। उसके लिए थियरस नाम की पुस्तक है, उसको आप पढ़िए आराम से। पुस्तक मतलब कि उसमें कई एक शब्द के लिए कई अर्थ, जैसे कि पर्यायवाची शब्द लिखे हुए रहते हैं। पर्याय को एक ही भाव के लिए कई विकल्प यानी कई सिनोनिम्स देता है, जिससे वह प्रसंग के अनुसार सबसे सटीक शब्द को चुन सकता है। तीसरी बात, भाषा की समृद्धि। यह लेखक या अनुवादक की भाषा को एक रस्ता यानी मोनोटोनी से बचाता है। बार बार एक ही शब्द के प्रयोग के स्थान पर नए प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग संभव हो पाता है एक अनुवादक के लिए जब हम थियरस का अध्ययन कर लेते हैं। चौथी बात है सूक्ष्म अर्थभेद। यह शब्दों के बीच बारीक अंतर को समझने में मदद करता है। जैसे जल, पानी और नीर, तीनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन जल का प्रयोग कहां पर करना है, पानी का प्रयोग कहां पर करना है और नीर का प्रयोग कहां पर करना है, इनका प्रयोग अलग अलग स्थानों पर अधिक फबता है। जैसे आप देखिए जियोग्राफी में जल का प्रयोग ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। पानी शब्द का प्रयोग आम जो है चीजों में करते हैं। अगर पानी शब्द का एक पंडित जी पूजा करवाने आए और बोलो कि पानी ले आओ, पानी नहीं बोलेंगे, जल बोलेंगे, जल ले आओ, ठीक है। नीर सब आप नीर क्षीर विवरण समय बक मुहूर्त के काल, एक कवि नीर शब्द का प्रयोग करता है जो कि नीर और खीर का हमको तालमेल बैठाना है, इसलिए जो होता है थियरस बहुत जरूरी है। उदाहरण के रूप में यदि आपको गुस्सा शब्द के लिए अनुवाद करना है तो पर्याय कोश आपको क्रोध शब्द भी देता है, अमर्ष शब्द, रोष, कोप, ये 4-5 शब्द आपको देता है। अब आप गुस्सा के लिए क्या शब्द का विकल्प चुनेंगे, क्या लिखेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा संदर्भ होगा उस तरीके से आप अनुवाद करेंगे। अगला क्वेश्चन से अगला, परिभाषित शब्दावली के निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय भी आ सकता है। परिभाषित शब्द आप समझ में आ गया होगा क्या होगा, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है। परिभाषित शब्दावली निर्माण वैज्ञानिक प्रक्रिया। परिभाषित शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ किसी विशेष विषय के संदर्भ में सुनिश्चित कर दिया जाता है और साथ ही साथ में इसके निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है, सोची समझी होती है और इसके शब्द के अर्थ जो होते हैं वो फिट होते हैं। इसकी एक परिभाषा निश्चित होती है जो कि हमेशा वही होती है। निर्माण के प्रमुख आधारित सिद्धांत, जो परिभाषित शब्दों के निर्माण के सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है अनुकूलन का सिद्धांत, एडॉप्टेशन। इसमें क्या होता है कि कोई विदेशी शब्द है उसको सीधे सीधे हम अपना लेते हैं। इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित शब्दों को अपनी भाषा की प्रकृति के अनुसार थोड़ा बदल करके अपना लिया जाता है। जैसे टेक्निकल शब्द अंतरराष्ट्रीय शब्द है। अब टेक्निकल शब्द को हमने टेक्निकल के रूप में ही नहीं सॉरी, टेक्निकल शब्द के लिए हमने तकनीकी शब्द को ग्रहण कर लिया। थोड़ा सा तकनीकी से क्या बना, तकनीकल से क्या बना, देखा तकनीकी शब्द बना लिया हमने, टेक्निकल से तकनीकी शब्द बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं अनुकूलन। तो एडाप्टेशन से परिभाषित शब्द बना, तकनीकी शब्द का मतलब एकदम से निश्चित अर्थ होता है। ऐसे ही दूसरा प्रक्रिया होती है बनाने की परिभाषित शब्द, चयन के द्वारा, सिलेक्शन। भाषा में पहले से मौजूद किसी शब्द को चुना जाता है और उसे एक विशिष्ट अर्थ और नया अर्थ प्रदान किया जाता है कि आज से इसका यही अर्थ होगा, इसके अलावा कोई अर्थ इसका नहीं होगा। जैसे कि बिल शब्द पहले से प्रयोग होता आ रहा है, बिल के लिए रसीद शब्द जनरली प्रयोग होता है, लेकिन जब इसको प्रशासन के क्षेत्र में प्रयोग करते बिल को तो इसका मतलब विधेयक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर बिल का विधेयक बन गया। विधेयक शब्द जो है एक परिभाषित शब्द है जिसका मतलब एक ही होता है कानून की भाषा में। तीसरा, निर्माण, क्वाइनिंग जिसको आप कहते हैं। जब कोई शब्द मौजूद नहीं होता तब संस्कृत या अन्य मूल धातुओं की सहायता से नया शब्द गढ़ा जाता है। जैसे कि दूरभाष शब्द जो है टेलीफोन शब्द के लिए बना है, तो टेलीफोन शब्द दूरभाष, इसका निर्माण किया था। जब कोई शब्द मौजूद ही नहीं होता है उसके लिए तो नया शब्द, जैसे दूर, टेलीफोन, इसके लिए दूरभाष शब्द बनाया गया। अभियंता, इंजीनियर शब्द के लिए हमने अभियंता शब्द का प्रयोग किया। इंजीनियर की हिंदी क्या है, अभियंता,
ठीक है, टेलीफोन के लिए हमने दूरभाष शब्द बना लिया, तो इसको बनाया गया। ठीक है, ऐसे अगला आपका सिद्धांत होता है लिपियांतरण करके, लिपि से डायरेक्ट बदल देते, जैसे कंप्यूटर का कंप्यूटर लिख दिया। ठीक है, कुछ शब्दों को बिना बदले केवल लिपि बदल करके अपना लिया जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन शब्द को ऑक्सीजन के रूप में लिख लिया गया, क्रिकेट के लिए क्रिकेट शब्द का ही प्रयोग कर लिया गया। ऐसे तमाम प्रकार के शब्द जिनको लिपियांतरण में, यानी कि जैसे जैसा वो था उसको अपनी भाषा अपनी लिपि में हमने लिख लिया उसको। ठीक है, कुछ बदलाव नहीं किया, ये होता है। अगला होता है अर्थ विस्तार। सामान्य अर्थ वाले शब्द की सीमा बढ़ा करके उसे परिभाषिक बना दिया जाता है। ठीक है, ये होता है आपका अर्थ विस्तार। ठीक है, निष्कर्ष, परिभाषिक शब्दावली का निर्माण वैज्ञानिक और तार्किक होना चाहिए, ताकि उसमें भ्रम की कोई गुंजाइश ना रहे, उसका एक ही अर्थ निकले हमेशा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है दूसरे का, अनुवाद में समीक्षा का क्या महत्व है, समझाइए। देखिए, अनुवाद समीक्षा का अर्थ होता है, और महत्व की अगर बात की तो अनुवाद समीक्षा का अर्थ है किसी अनुदित कृति का मूल्यांकन करना। कोई अनुवाद हो गया है, किसी व्यक्ति ने कोई अनुवाद कर दिया गया है, अब उस अनुवाद में क्या गलतियां रह गई हैं, क्या त्रुटियां हुई हैं, उस त्रुटि और गलती को पहचानना ही इसका मेन उद्देश्य होता है, मेन मकसद होता है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज, किसी अनुदित कृति का मूल्यांकन करना, या देखना कि अनुवादक ने स्रोत भाषा ने जिस भाषा का अनुवाद किया गया है उसके भावों को लक्ष्य भाषा में कितनी शुद्धता और कितने प्रभाव के साथ उतारा है, उसमें क्या त्रुटियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, सबको देखना एक समीक्षक का काम होता है। तो अनुवाद समीक्षा लिखी जाती है अनुवाद के बाद में। समीक्षा का महत्व ये है दोस्तों, पहली बात तो गुणवत्ता का निर्धारण। समीक्षा यह तय करती है अनुवाद समीक्षा कि अनुवाद जो है सफल है या असफल है, अनुवाद अच्छा है कि बुरा है। यह अनुवाद की कमियों को और खूबियों को उजागर करता है, लोगों की समझ कि भाई अनुवाद में फला 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 कमी आई है। ठीक है, तो वो कमियों को उजागर करता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात है पाठक की सहायता। एक अच्छी समीक्षा पाठक को यह समझने में मदद करती है कि उसे अनुदित पुस्तक पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, आखिरकार अनुवाद में क्या त्रुटियां रह गई हैं, ये सब चीजें एक अनुवादक बता देता है, तो इसलिए अनुवादक पुस्तक पढ़े या ना पढ़े। तीसरी बात है अनुवादक का मार्गदर्शन करता है। एक अनुवाद करने वाला व्यक्ति जिसने अनुवाद किया हुआ है वो कहाँ कहाँ पर डिफीट खा रहा है, कहाँ कहाँ पर उसमें कमी आ रही है, वो अपनी जब एक समीक्षक वो समीक्षा पढ़ता है अनुवादक समीक्षक को, तो उसको पता चलता है कि हमने यहाँ पर गलती करी है। ठीक है, तो अनुवादक का मार्गदर्शन, समीक्षा से अनुवादक को अपनी गलतियों का पता चलता है, जिससे वह भविष्य में बेहतर कार्य करने के लिए एक मोटिवेशन उसको प्राप्त होता है। अगला, अर्थ की प्रामाणिकता। समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि कहीं अनुवादक ने अपनी ओर से कुछ ऐसा तो नहीं जोड़ दिया है अनुवाद में जो मूल लेखक का विचार ही ना हो, अपनी तरफ से कुछ तो नहीं जोड़ा है, इसको भी जांचने के लिए अनुवाद समीक्षा की जाती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार साहित्य के लिए आलोचना जरूरी होता है, ऐसे ही अनुवाद के स्तर को ऊंचा बनाए रखने के लिए, अनुवाद की गुणवत्ता को बचाए रखने के लिए अनुवाद समीक्षा की बड़ी जरूरत होती है, ताकि अनुवाद की जो गलतियां हैं वो पाठक को भ्रमित ना कर सके। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, ज्ञान विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में अनुवाद का क्या महत्व है। बहुत ज्यादा महत्व है ज्ञान विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में, आइए समझते हैं। लिखेंगे ज्ञान विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में अनुवाद की भूमिका, हेडिंग डालेंगे। लिखेंगे आज का युग सूचना और तकनीकी का युग है, दुनिया भर में हो रहे नए नए आविष्कार और शोधों की जानकारी अपनी भाषा में प्राप्त करने के लिए अनुवाद ही एकमात्र सहारा है, एकमात्र रास्ता है, जिससे हम दुनिया की शोधों को, दुनिया की रिसर्च को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। मुख्य बिंदु की अगर बात की जाए तो ज्ञान का लोकतांत्रिकरण। पहली बात, विज्ञान की जटिल बातें अक्सर अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषाओं में ही होती हैं। अनुवाद क्या करता है, उन्हें हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करा करके आम छात्रों तक पहुंचाता है कि भाई कोई टर्म आया है, कोई और सिद्धांत विकसित हुआ है, तो अंग्रेजी में उसका विकास होता है, लेकिन उसको हिंदी में हम तभी समझ पाते हैं जब अनुवाद के द्वारा वो आता है। दूसरा है तकनीकी विकास। वैश्विक स्तर पर विकसित नई तकनीकों जैसे कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब उनके मैनुअल और निर्देश स्थानीय भाषा में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो तकनीकी विकास जो है ये चीजें होता है, इससे क्या होता है, वैश्विक स्तर पर विकसित नई तकनीकों का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब उनके मैनुअल और निर्देश स्थानीय भाषा में आपको जानकारी मिल जाए, तो अनुवाद स्थानीय भाषा में आपको बता देता है। तीसरी बात है चिकित्सा और स्वास्थ्य। नई दवाओं और इलाजों की जानकारी का अनुवाद करोड़ों लोगों की जान बचा सकता है, तो इसलिए दवाओं वगैरह का भी नाम आप देखते अनुवाद करके आ जा सकता है, समझ सकते चीजों को। आर्थिक प्रगति,
इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है। वैश्विक व्यापार और उद्योगों में तकनीकी शब्दों का सटीक अनुवाद देश की आर्थिक उन्नति में सहायता करता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये भी अनुवाद का एक महत्व है। निष्कर्षतः अनुवाद वह चाबी है जो ज्ञान विज्ञान के बंद दरवाजों को आम आदमी के लिए खोल देता। पहले केवल अंग्रेजी का व्यक्ति ही ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में विज्ञान वैज्ञानिक बन सकता था। आज हिंदी भाषा भी आप पढ़ते हैं तो भी आप वैज्ञानिक बन सकते हैं, क्योंकि किताबें उपलब्ध है, अनुवाद उपलब्ध है। सृजनात्मक अनुवाद क्या है, इसकी समस्याओं का वर्णन कीजिए। सृजनात्मक अनुवाद क्या होता है? सृजनात्मक अनुवाद और उसकी चुनौतियां लिखेंगे। जब कविता, किसी कविता का, कोई कहानी का या किसी उपन्यास या नाटक जैसी साहित्यिक विधाओं का अनुवाद किया जाता है तो उसे हम सृजनात्मक अनुवाद कहते हैं। पहले कोई कविता का अनुवाद आपको करना है तो क्या करेंगे? पहले आप कविता को पढ़ेंगे। तो पहले आप कविता को पढ़ेंगे दोस्तों, कविता को पढ़ने के बाद उसको समझेंगे, उसके भावों को समझेंगे, फिर उसके बाद में आप अनुवाद करेंगे। तो ऐसा अनुवाद होता है। कैसा अनुवाद? ऐसे अनुवाद को बेटा बोलते हैं सृजनात्मक अनुवाद। यह तकनीकी अनुवाद से बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसमें केवल सूचना नहीं बल्कि संवेदना, इमोशंस और कला का अनुवाद भी करना होता है। इसमें आप इमोशंस को समझते हैं, इसमें आप देखते हैं मुहावरा का भी प्रयोग हो सकता है, इसमें भाव भी होते हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना तीनों सब शक्तियों का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, इसमें चीजें लिखी पढ़ी ज्यादा नहीं होती है, इसमें आपको अपने अपने बुद्धि और अपने जो है चीजों का प्रयोग करके करना होता है, अपनी सृजन शक्ति का प्रयोग करके करना होता है। हेडिंग डालेंगे सृजनात्मक अनुवाद की प्रमुख समस्याएं। पहली समस्या, सांस्कृतिक भिन्नता। कई बार एक भाषा के मुहावरे या सांस्कृतिक प्रतीक दूसरी भाषा में नहीं मिलते या दूसरी भाषा में सही से नहीं सटीक बैठते। जैसे कि हल्दी हाथ होना, हल्दी हाथ होना हिंदी का एक प्रकार से मुहावरा मान लेते हैं, जबकि अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तो इसका कठिन है। हल्दी हाथ होना, इसका अंग्रेजी अनुवाद नहीं सही से बनेगा। इसलिए कोई कोई भाषा का शब्द ऐसा होता है जो कि उसी भाषा में अच्छा लगता है, दूसरी भाषा में नहीं। दूसरी बात, काव्य सौंदर्य। कविता का अनुवाद करते समय लय, ताल और छंद को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है एक अनुवादक के समक्ष। अक्सर अनुवाद में कविता मर जाती है जब अनुवाद होता है, लेकिन अगर लय, छंद और ताल कविता का बना दिया जाए दूसरी भाषा में भी वैसे, और भाव वही रहे, विचार वही रहे, तो अच्छा माना जाता है। ये सबसे बड़ी चुनौती कविता का अनुवाद करना होता है, क्योंकि मशीन अनुवाद भी नहीं कर पाती इसका। तीसरा होता है आपका ध्वन्यात्मक प्रभाव। मूल लेखक ने शब्दों का चुनाव जिस ध्वनि और प्रभाव के लिए किया है उसे दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों पैदा करना लगभग में असंभव होता है। जिस नाद या जिस सौंदर्य के तौर पर उस कविता का प्रयोग किया गया है वैसे ऐसे लिखा, चार चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। करो अनुवाद अंग्रेजी में इसका। अब इसका अनुवाद उसी छंद के साथ, उसी मुहावरे का, उसी लय, उसी छंद, उसी ताल के साथ और उसी जो है अलंकार के साथ, उसी रस के साथ अगर जो है साथ इसका अनुवाद किया जाएगा तो कठिन हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज होती है, होता है द्वयर्थी शब्द। साहित्य में एक ही शब्द के कई अर्थ और संदर्भ होते हैं, जिनमें से सभी का चुनाव करना अनुवाद के लिए टेढ़ी खीर का काम करता है। जैसे मान लेते हैं बिहारी लाल के दोहों का अनुवाद करने के लिए अंग्रेजी में कह दिया जाए किसी अंग्रेजी के व्यक्ति को, तो भ्रमित सा हो जाएगा। जैसे कि लिखा है कि चरण धरत चिंता करत और नींद न भावत सोर। ठीक है, चरण धरत चिंता करत नींद न भावत सोर, और सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पर सुवर्ण शब्द का वहां पर गोल्ड शब्द में प्रयोग कर दिया जाएगा, जाहिर सी बात है, लेकिन वहां पर सुवर्ण का अर्थ अलग अलग है। कवि के लिए सुवर्ण शब्द होता है सुंदर अक्षर, सुंदर वर्ण की खोज। ठीक है, चोर के लिए सुवर्ण का मतलब होता है सोना, और व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का मतलब होता है सुंदर स्त्री या सुंदर कलर वाली स्त्री। ठीक है, तो यहां पर दिक्कत हो जाती है। निष्कर्षता, सृजनात्मक अनुवाद को स्वयं एक लेखक या कवि होना चाहिए जो अनुवादक हो, तभी वह मूल रचना की आत्मा के साथ न्याय कर सकता है, अन्यथा रचना की जो मूल चीजें मर जाती हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को समझते हैं। खंड 7 देखेंगे, एक अच्छे अनुवादक के गुण, दायित्व और अपेक्षाओं पर प्रकाश डालिए। एक अच्छा अनुवादक का गुण, दायित्व और उससे क्या जो है अपेक्षा हम कर सकते हैं ये बताएं। एक अच्छा अनुवादक की विशेषताएं बताएं। तो कुछ भी प्रश्न पूछेगा आप लिख सकते हैं। आदर्श अनुवादक के लक्षण, हेडिंग डालेंगे। देखेंगे, अनुवाद एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। एक सफल अनुवाद पूरी तरह से अनुवादक की योग्यता पर निर्भर करता है। एक अच्छे अनुवादक में निम्नलिखित गुणों और उत्तरदायित्वों का होना बहुत जरूरी होता है। पहली बात, दोनों भाषाओं पर समान अधिकार होना चाहिए एक अनुवादक का। पहली बात तो यही कि दोनों भाषाओं को बराबर जानना चाहिए, अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए।
एक अच्छे अनुवादक की पहली शर्त यह है कि उसे स्रोत भाषा जिससे अनुवाद करना है और लक्ष्य भाषा जिसमें अनुवाद करना है, दोनों का गहरा ज्ञान होना चाहिए। उसे ना केवल व्याकरण के बारे में बल्कि दोनों भाषाओं के मुहावरों के बारे में, दोनों भाषाओं की कहावतों के बारे में, दोनों भाषाओं की भाषाई बारीकियों का पता होना चाहिए एक अनुवादक को, तभी वह अच्छा अनुवाद कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। तो पहली बात, एक अच्छे अनुवादक में ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरी क्वालिटी, विषय का गहन ज्ञान होना चाहिए। जिस विषय का अनुवाद होना, उस विषय के बारे में गहरी रुचि होनी चाहिए। अनुवादक जिस विषय जैसे कि विज्ञान, साहित्य, कानून या बैंकिंग का अनुवाद कर रहा है, मान लेते किसी भी का बैंकिंग का अनुवाद कर रहा है, तो बैंकिंग के बारे में जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कानून का तो कानून के बारे में, साहित्य, विज्ञान, सभी के बारे में उसका स्पेशली नॉलेज होना चाहिए। उस विषय की पारिभाषिक शब्दावलियों, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अवधारणाएं हैं, उसकी पूरी समझ होनी चाहिए। बिना विषय समझे किया गया अनुवाद अर्थ का अनर्थ कर सकता है, इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, सांस्कृतिक समझ भाषा संस्कृति से जुड़ी होती है। एक कुशल अनुवादक वही है जो स्रोत भाषा के सांस्कृतिक संदर्भों को समझे और उन्हें लक्ष्य भाषा की संस्कृति के अनुसार ढाल सके, ताकि पाठक को वह अपनापन लगे। उसको ऐसा ना लगे कि कोई अनुवाद में पढ़ रहा हो, उसको लगे कोई अपनी रचना में पढ़ रहा हो। ठीक है। चौथी बात है तटस्थता। अनुवादक का दायित्व है कि वह मूल लेखक के विचारों के प्रति ईमानदार रहे। उसे अपनी ओर से ना तो कुछ घटाना चाहिए और ना ही कुछ बढ़ाना चाहिए। उसे एक पारदर्शी माध्यम की तरह कार्य करना चाहिए, लेकिन उसको जो है तटस्थ होकर के लिखना चाहिए। जो बातें लिखी उसका अर्थ लिखना चाहिए, ज्यादा अपनी तरफ से ना घटाना चाहिए ना बढ़ाना चाहिए। पांचवा दायित्व होता है एक अनुवादक का निरंतर अभ्यास और धैर्य बनाए रखना। अनुवाद एक कठिन कार्य है जिसमें शब्दों के सही चयन के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। एक अच्छा अनुवादक वही है जो शब्दकोशों यानी डिक्शनरी, थियरस यानी कि जो पर्यायवाची कोश है वो, और आधुनिक तकनीकी उपकरणों, इंटरनेट वगैरह का सही उपयोग करना जानता हो, तभी वह अच्छा अनुवाद कर पाएगा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं एक आदर्श अनुवादक वह सेतु है, वह पुल है जो दो भाषाओं और दो संस्कृतियों को जोड़ता है। उसमें सृजनात्मक प्रतिभा और वैज्ञानिक दृष्टि दोनों का होना बहुत जरूरी होता है, तभी वह एक सफल अनुवादक बन पाएगा। ये सारी विशेषताएं एक अच्छे अनुवादक के, इसके दायित्व, उसके गुण लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय का प्रश्न, अनुवाद की प्रक्रिया और प्रविधि का सविस्तार वर्णन कीजिए। अनुवाद के 4 चरण होते हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन की बात किया है तो अनुवाद की प्रक्रिया एक व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति है। पाश्चात्य विद्वान नाइडा ने अनुवाद की प्रक्रिया के मुख्य रूप से 3 चरण बताए हैं जो आज भी सर्वमान्य है, और नाइडा का यह विचार बड़ा फेमस माना जाता है। पहला है विश्लेषण, एनालिसिस। अनुवाद करने से पहले किसी जो स्रोत भाषा है उसका, लक्ष्य भाषा, इन सभी का पूरा एनालिसिस कर ले, विश्लेषण कर ले। यह अनुवाद का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें अनुवादक स्रोत भाषा के मूल पाठ यानी टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ता है और उसका विश्लेषण करता है। यहाँ वह शब्दों के अर्थ को, व्याकरणिक संरचना को और लेखक के मुख्य संदेश को समझने की कोशिश करता है। बिना सही विश्लेषण के अनुवाद की दिशा गलत हो सकती है। इसीलिए एक अनुवादक को एक अनुवाद करने की पहली प्रक्रिया होती है चीजों का एनालिसिस कर ले, विश्लेषण कर ले कि शब्दों का अर्थ क्या होगा, व्याकरणिक संरचना कैसी होगी, कैसे लिखा गया है, पूरा भाव समझ ले, उसके बाद में कुछ करे। दूसरी प्रक्रिया होती है, उसकी दूसरा चरण होता है अंतरण, ट्रांसफर किया जाए उसको। तो आपने समझ लिया कि क्या क्या बातें कही गई हैं स्रोत भाषा में, उसको आपने ग्रहण करे, अडॉप्ट कर लिया, अब उसको दूसरी भाषा में कन्वर्ट करें। विश्लेषण के बाद अनुवादक मूल पाठ के संदेश को अपने मस्तिष्क में लक्ष्य भाषा की शब्दावली में बदल लेता है, और यह एक मानसिक प्रक्रिया कही जाती है, क्योंकि इसके दिमाग में कि भाई ये इस भाषा में था, अब इस भाषा में, अगली भाषा में लिखने के लिए क्या हमारे दिमाग में होना चाहिए। यहाँ अनुवादक क्या तय करता है कि उसे शब्द अनुवाद करना है या भाव अनुवाद करना है, कैसे अनुवाद करना है, ये एक अनुवादक तय करता है। वह मूल अर्थ को सुरक्षित रखते हुए उसे दूसरी भाषा के सांचे में ढालने का काम करता है सेकंड राउंड में। फिर आता है आपका तीसरी प्रक्रिया, तीसरा चरण होता है अनुवाद का, होता है पुनर्गठन। पुनर्गठन अंतिम चरण होता है, और अंतिम चरण में अनुवादक अनुदित सामग्री को लक्ष्य भाषा की प्रकृति यानी नेचर और शैली के अनुसार व्यवस्थित करता है। उसकी शैली किस तरीके से स्रोत लक्ष्य भाषा की है और उसकी प्रकृति क्या, उसके हिसाब से उस मूल भाव के अनुसार शैली उनकी और प्रकृति, दूसरी प्रकृति और दूसरी शैली में उसी मूल भाव को जो लक्ष्य भाषा में कहा गया है उसको उसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, यहां वह यह सुनिश्चित करता है कि वाक्य विन्यास सही हो, भाषा का प्रवाह स्वाभाविक हो,
और वह लक्ष्य भाषा के पाठक को बोझिल ना लगे, ऐसा प्रयोग करें। और चौथा होता है उसके बाद में, चौथी प्रक्रिया जो एक बताई जाती है, अनुवाद होने के बाद में, अनुवाद हो गया उसके बाद में उसका पुनरीक्षण किया जाए या संपादन किया जाए, जिसको आप कह सकते हैं रिवीजन की। अनुवाद में कोई त्रुटि कोई गलती तो नहीं रही है, अगर गलती रही है तो उसको सुधार दिया जाए। अनुवाद पुनरीक्षण भी एक प्रश्न पूछा था कि क्या है, अनुवाद पुनरीक्षण रखिए, अनुवाद की गलतियों को सुधारना। अनुवाद पूरा होने के बाद उसका मिलान करना मूल पाठ से बहुत जरूरी होता है, तो वो किया जाता है चौथी प्रक्रिया में, ताकि यह देखा जा सके कि कोई जानकारी छूटी तो नहीं है। अंत में व्याकरण और वर्तनी की अशुद्धियों को सुधार करके उसे अंतिम रूप प्रदान किया जाता है पुनरीक्षण के बाद में। अनुवाद पुनरीक्षण जो होता है वो क्या होता है, अनुवाद में हुई त्रुटियों गलतियों को देख करके उसको सुधार करना। और समीक्षा क्या होती है, उसमें क्या दिक्कत है उसको बता देना कि दिक्कत को सुधार नहीं करता। अनुवाद समीक्षा जो होती है वो सुधार नहीं करती है, पुनरीक्षण के बाद भी अनुवाद समीक्षा लिखी जाती है, ठीक है। पुनरीक्षण जो होता है चौथी प्रक्रिया है। निष्कर्ष अब लिख सकते हैं कि अनुवाद की प्रक्रिया केवल शब्दों को बदलना नहीं, बल्कि एक भाषा की आत्मा को दूसरी भाषा के शरीर में प्रवेश कराने जैसी जटिल और वैज्ञानिक प्रक्रिया का नाम है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, तीसरा नंबर प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का। बैंकिंग अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख समस्याओं और चुनौतियों का वर्णन कीजिए। देखिए, बैंकिंग अनुवाद स्वरूप और चुनौतियां। आज के वैश्वीकरण के युग में बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार बहुत तेजी से हुआ है। बैंकों की कार्यप्रणाली को आम जनता तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचाने के लिए बैंकिंग अनुवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और ये लगातार जो है आप देखते हैं बढ़ती ही जा रही है। बैंकिंग अनुवाद की भूमिका आज के युग में बहुत ज्यादा जरूरी है। बैंकिंग अनुवाद का अर्थ लिखेंगे, जैसे बैंक, बीमा, शेयर बाजार और अन्य वित्तीय संस्थाओं में प्रयुक्त होने वाले दस्तावेजों, नियमों, प्रपत्रों यानी फॉर्म्स और तकनीकी शब्दावली का एक भाषा से दूसरी भाषा में किया गया सटीक अनुवाद बैंकिंग अनुवाद कहलाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बैंकिंग अनुवाद की प्रमुख चुनौतियों की अगर बात की तो विशिष्ट परिभाषिक शब्दावली है। बैंकिंग क्षेत्र में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनका सामान्य भाषा में अर्थ अलग होता है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो क्रेडिट का अर्थ सामान्य भाषा में श्रेय होता है, लेकिन बैंकिंग में इसका अर्थ जमा है। ऐसे शब्दों का सही चयन करना एक बड़ी चुनौती होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है सटीकता की अनिवार्यता। बैंकिंग और वित्त का सीधा संबंध धन से होता है। अनुवाद में एक छोटी सी त्रुटि, एक छोटी सी गलती जो होती है, गलत शब्द का चयन बड़ी वित्तीय हानि पहुंचा सकती है, कानूनी विवाद खड़ा कर सकती है। इसलिए यहाँ कल्पनाशीलता के बजाय शुद्धता पर जोर दिया था और एकदम से सटीक अनुवाद होना बहुत जरूरी होता है। ये बड़ी समस्या है इसकी, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने सटीकता और सटीक नहीं किया चीजों को, दिक्कत हो सकती है। आगे देखें, तीसरा है आपका संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे बैंकों में बहुत अधिक संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे नेफ्ट, जैसे कि आरटीजीएस, केवाईसी, ठीक है, सीआरआर, इन सभी शब्दों का प्रयोग होता है। इनका अनुवाद करना, इन्हें उन्हीं रूप में लिप्यांतरित करना बहुत जरूरी होता है। अनुवादक के लिए कठिन निर्णय होता है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, संक्षिप्त शब्दों के बजाय उसमें उसका अनुवाद करना थोड़ा जटिल होता है, इसलिए ये भी समस्या है। चौथा है दस्तावेजों की जटिलता। लोन एग्रीमेंट, गिरवी रखने के दस्तावेजों और बीमा पॉलिसियों की भाषा बहुत कानूनी और पेचीदा होती है, उसको समझना एक आम जनमानस के लिए बड़ी कठिन होती है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसी चीजों को समझने के लिए उसे सरल भाषा में अनुवादित करना, ताकि आम ग्राहक उसको समझ सके, एक बड़ी चुनौती होती है अनुवादक के समझ, क्योंकि ये सब बड़ी कठिन भाषा होती है, इसको सरल भाषा बनाना बड़ा जटिल काम होता है, और एक अनुवादक की सबसे बड़ी चुनौती यही होती है। पांचवी, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय अंतर। भारत जैसे देश में बैंकिंग शब्दावली का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद, आप देखेंगे बैंकिंग शब्दावली का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करते समय स्थानीय आर्थिक शब्दों का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि ग्रामीण ग्राहक भी उसे आसानी समझ सके और अच्छे तरीके से अपने बैंक से जुड़ा रह सके। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं बैंकिंग अनुवादक को न केवल भाषा का विशेषज्ञ होना चाहिए, बल्कि उसे अर्थशास्त्र और बैंकिंग कानूनों की गहरी जानकारी होनी चाहिए। गहरी समझ अगर नहीं होगी तो बैंकिंग का अनुवाद करना उसके लिए बहुत ही कठिन काम लगेगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, चौथा प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का। प्रश्न है मशीनी अनुवाद की वर्तमान युग में उपयोगिता और सीमाओं का वर्णन कीजिए। देखिए, मशीनी अनुवाद वरदान है, चुनौती है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से होने वाले अनुवाद को मशीनी अनुवाद कहा जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूं। आज के डिजिटल युग में गूगल ट्रांसलेटर जैसे माध्यमों ने इसे घर घर तक पहुंचा दिया है।
मशीनी अनुवाद की उपयोगिता क्या है, एडवांटेज क्या है इसके? पहली बात तो ये है कि समय की बचत होती है। मशीन पलक झपकते ही हजारों पृष्ठों का अनुवाद कर सकती है, जो इंसान के लिए हफ्तों का काम है। दूसरी बात है सुलभता और कम लागत, यानी बहुत सुलभ है, बहुत सरल है और कम खर्चीला है। इंटरनेट पर कई मशीनी अनुवाद टूल्स मुफ्त में उपलब्ध है, जिससे सामान्य व्यक्ति भी विदेशी भाषाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है। बड़े डेटा का प्रबंधन, तकनीकी मैनुअल, कैटलॉग और सामान्य सूचनाओं के लिए जहां बहुत अधिक सामग्री होती है, वहां मशीनी अनुवाद बहुत कारगर सिद्ध होता है। ठीक है। बहुभाषिकता, एक ही समय में एक पाठ को दुनिया की सैकड़ों भाषाओं में अनुवादित अगर किया करना हो तो भी मशीनी अनुवाद कर सकता है, तो ये भी एक बड़ा जबरदस्त काम है। मशीनी अनुवाद की तो ये लाभ हो गए। अब लिमिटेशन समझते हैं, इसकी सीमाएं क्या क्या है। हेडिंग डाले कि मशीनी अनुवाद के हानियां या सीमाएं, लिमिटेशंस। पहली बात, संदर्भ की समझ का अभाव, मशीन केवल शब्दों का अनुवाद करती है, वह संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाती है। एक ही शब्द के लिए अलग अलग प्रसंगों के अलग अर्थ मशीन अक्सर जो होती है गलत पकड़ती है। ठीक है, इसीलिए ये समस्या है। दूसरी बात है मुहावरे और लोकोक्तियों का अनुवाद करने में मशीन थोड़ा सा गलत कर देती है। मुहावरों का सीधा अनुवाद अक्सर हास्यास्पद हो सकता है, जैसे कि किक द बकेट, इसका मशीन अनुवाद क्या होगा? बाल्टी को लात मारना। किक द बकेट, बकेट माने बाल्टी, किक माने लात मारना, तो किक द बकेट जो है ये हिंदी में इसका मतलब क्या होगा? अगर अनुवाद करेंगे तो मशीन से बाल्टी को लात मारना होगा, अनुवाद कर सकती है। जबकि इसका अर्थ होता है मृत्यु होना। ठीक है, किक द बकेट माने मृत्यु होना हिंदी में होगा, लेकिन अगर इसका अनुवाद करेगा, मशीन का अनुवाद करवाएंगे तो बाल्टी को लात मारना इसका अनुवाद निकलेगा। तो ये थोड़ा सा अर्थ का अनर्थ कर सकता है मशीन अनुवाद, ये भी समस्या है। तीसरी बात है सांस्कृतिक संवेदना, साहित्यिक और भावनाओं का अनुवाद मशीन कभी भी नहीं कर पाती है, क्योंकि उसमें मानवीय संवेदना और संस्कृति की समझ एक मशीन में नहीं होती है। इसलिए आपको मानवीय संवेदना जो होती है वो एक प्रकार से जब मनुष्य उसको सही से समझेगा, एक कविता की व्याख्या करने के लिए बोल दो, कविता की व्याख्या छोड़ दो, कविता का अनुवाद करने के लिए बोल दो, नहीं कर पाएगी मशीन। ठीक है, या करेगी तो बड़ा बड़ा पेचीदा कर देगी, गलत कर देगी, इसलिए ये भी समस्या है। चौथी समस्या व्याकरणिक त्रुटियां, कई बार वाक्यों की संरचना मशीनी अनुवाद जो होती है उसमें बहुत अजीब हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है, जिससे पढ़ना कठिन हो जाता है और व्याकरणिक समझ भी नहीं होती है, तो ऐसे में यह भी समस्या है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मशीन अनुवाद एक बेहतरीन सहायक तो है या हो सकता है, लेकिन यह अनुवादक का स्थान नहीं ले सकता है। एक अच्छा अनुवादक जो होता है वो हमेशा सफल रहता है, मशीन हर जगह काम नहीं आती है। ठीक है, बिना मनुष्य के मशीन कुछ भी नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। आज के समय में मशीन प्लस मानव यानी पोस्ट एडिटिंग का मॉडल सबसे सफल रहा है कि मशीन से अनुवाद करो, उसको मनुष्य देख करके चेक कर ले कि सही है कि गलत है, फिर उसके बाद में चीजें आगे बढ़े। जहां मशीन कच्चा अनुवाद करती है, इंसान उसमें सुधार करके सटीक बनाता है उसको, और इस तरीके से आज जो है अनुवाद बड़ा सफल और सबसे जबरदस्त तरीका बना हुआ है किसी भी चीज को समझने का। अब इतना पीडीएफ आपको पूरा प्राप्त करना है, ये पूरा जितना आपने मैंने आज समझाया, ऐसे ही और तमाम सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। एसएमएस करना पड़ेगा 9984 039 139, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई। जैसे आप इतना एसएमएस करेंगे व्हाट्सएप पर, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। हिंदी का, जियोग्राफी का, पॉलिटी का, समाज शास्त्र का, शिक्षा शास्त्र का, ठीक है, को करिकुलर का, सभी का आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएगा। यहाँ पर नोट्स आपको ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज वाला भी मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट विद आंसर शीट, और लिखित वाला भी मिल जाएगा, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, जो पिछले साल कई पेपर में पूछे गए हैं। ये सब आपको मिल जाएगा मात्र और मात्र कितने रुपए में? 100 रुपए फीस में आपको मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव का भी, लिखित का भी, को करिकुलर का भी। अगर जो बच्चे चाहते हैं गुरुजी 5th और 4th का एक साथ फीस हम जमा करेंगे तो हमारे लिए कोई वरीयता है, कुछ कमी रखेंगे? बिल्कुल। अगर 4th एंड 5th का एक साथ आपको फीस जमा कर दी तो मात्र, वैसे 200 रुपए हो जाता 2 सेमेस्टर का फीस, लेकिन 200 रुपए आपके लिए नहीं रखा जाएगा, क्योंकि आपके लिए अभी ऑफर चल रहा है। मात्र 150 रुपए फीस में आपका 4th एंड 5th दोनों सेमेस्टर का मिल जाएगा, तो ये आपके लिए बेनिफिट्स रहेगा। आप एक सब्जेक्ट की सीरीज खरीदते हैं, आप मोटी मोटा मानिए कितने रुपए की आती है? 60 रुपए की। आप 5 सब्जेक्ट की सीरीज लेंगे कि 5 सब्जेक्ट को मिलाकर के आपका हो जाता है, तो आप कितना हो जाएगा? 300 रुपए की। अगर हो गए 4 या 3-4 सब्जेक्ट आपके तो हो ही जाते, को करिकुलर वगैरह मिला ले तो आपका 300-400 रुपए खर्च, 300 रुपए मान लेते हैं, 250 रुपए मान लेते हैं खर्च हो जाता है एक सेमेस्टर की सीरीज की। 250 रुपए खर्च, तो एक सेमेस्टर 2 सेमेस्टर का कितना हो जाएगा? 500 रुपए। तो ये 500 रुपए आपके 2 सेमेस्टर में लग रहे हैं, ये नहीं लग रहे हैं 2 सेमेस्टर में केवल 150 रुपए आपका खर्च हो रहा है, और उसमें मेरे द्वारा बताए गए गुणवत्तापूर्ण चीजें आप प्राप्त करते हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेटर तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है।
मेरे हिसाब से सभी बच्चे जुड़ सकते हैं, सभी विश्वविद्यालय के बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं। लिखित परीक्षा हो चाहे ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो, ऑब्जेक्टिव वाला लेक्चर जो है हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, वहां पर आपको मिल जाएगा बहुत सारा लेक्चर। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीए क्रैकर भी आप ही का चैनल है और शुक्ल एडी पॉइंट भी आप ही का चैनल है, ठीक है। तो को करिकुलर मास्टर चैनल पर को करिकुलर की परीक्षाओं की तैयारी पूरी होती है और ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं की तैयारी। तो आपको इसका भी हिंदी अनुवाद का भी ऑब्जेक्टिव पेपर वहां पर मिल जाएगा। कहां पर? जो हमारा को करिकुलर मास्टर चैनल है वहां पर, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। तुरंत SMS कर, देर ना करें। फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। धन्यवाद।